Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 29th of July 2023. From today's newspaper, we will be covering these topics. First, about the 16th Finance Commission. Second, allowing the ED's chief spontaneous by the Supreme Court. Third, it is regarding the climate change. And fourth is regarding a mains question for your practice. Now, before we begin our first important topic about the Finance Commission, I would like to request all of you to please subscribe our channel IAS Cafe and like and share it to as many as aspirants as possible so that it could help number of students to understand the newspaper in a very easy language. It will save the time of reading newspaper as many students struggle to understand the newspaper and they just waste giving the complete day on reading the newspaper. Okay. And one more thing, there are certain students who are asking me to upload the videos early in the morning, but till now, the majority of the students are either in the college, either they are preparing with the job, so they are comfortable with the second half of the day. Still, we will try to upload it in the first half. So, this is what I wanted to inform all of you about the timings. Now, moving back to the topic about the 16th Finance Commission. देखो फाइनेंस कमीशन जो है वो अभी इस बार की जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, वो होने वाली है। और उस फाइनेंस कमीशन में क्या हो सकता है या फिर फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंडेशन दे सकती है यूनियन गवर्नमेंट को, इसके ऊपर ये पूरे एडिटोरियल में डिस्कशन हुआ है। बट इससे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में we all know that our constitution is a written constitution. That means we have several parts and chapters and articles written in organized manner. Similarly, in this we are having mention of the constitutional body and the non-constitutional body. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। तो यहीं पे जब मैं फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करती हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में मेंशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 बोलता है कि हर एक 5 साल के अंदर एक फाइनेंस कमीशन बनेगा जिसका वर्क क्या होगा कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। आई रिपीट, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी 5 years a finance commission will be established जिसका फंक्शन क्या होगा, to give recommendations or suggestions on how the distribution of financial resources will happen between the union and center. मतलब यूनियन केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है इनके बीच में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन किस तरीके से होगा, किस प्रकार से होगा, ये रिकमेंडेशन जो है इसका जो सुझाव है वो फाइनेंस कमीशन देती है अनुच्छेद 280 के तहत या आर्टिकल 280, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिकमेंडेशंस होते हैं ये एडवाइजरी होते हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग। यानी फाइनेंस कमीशन जो है उसने कुछ सजेशंस दिया कि ऐसा होना चाहिए, रिसोर्स इतना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन वो रिकमेंडेशन सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उनकी इच्छा है तो मानेगा, नहीं है तो मानेगा, लेकिन जनरली अभी तक यूजुअली क्या हुआ है कि फाइनेंस कमीशन के
जो रिकमेंडेशंस है वो मोटा मोटी तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, तो बहुत ही स्लाइटली डेविएशन या मॉडिफिकेशन उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन है जिसमें वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, अबाउट द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इसमें आपको तीन तरह की कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पहला एस्पेक्ट होता है वर्टिकल डिवॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान से सुनो ताकि आपको एडिटोरियल समझ आएगा, क्योंकि पूरा एडिटोरियल इसी के बारे में है। ठीक है, ये बोल रहा है वर्टिकल डिवॉल्यूशन, फिर है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन इट टॉक्स अबाउट द ग्रांट्स इन एड। अब जो भी फ्रेशर्स है जिनको ज्यादा कुछ नहीं पता है, वो सोच रहे होंगे अरे भाई वर्टिकल डिवॉल्यूशन हो रही किसका, मतलब रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज, कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्या बात हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो देखो क्या होता है, when we talk about the union government or the state government, ये कोई भी काम करती है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, ये लगाते हैं टैक्स, है ना। द गवर्नमेंट इम्प्लाइड अ टैक्स किसके ऊपर, सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी सरकार चलती कैसे है, जब ये क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं सिटीजन के ऊपर। टैक्स के थ्रू इनके ऊपर क्या आता है, सिटीजन इनको पैसा देते हैं, और वो जो पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। तो ये जो पैसा आया इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेस के बारे में बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी रिसीव्ड बाय द टैक्स, that is the revenue of the government, that is the income of the government। ठीक है, अब कौन सा टैक्स यूनियन ले रही है, स्टेट ले रही है, कौन कलेक्ट कर रहा है, ये पूरी तरह का आपका पॉलिटिकल टॉपिक है। अभी हम इन अ सिंगल टॉपिक इस तरह से मान सकते हैं कि आपके पास जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के पास भी जाता है। मान लो यूनियन गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अब ये 100 करोड़ रुपए का कितना प्रतिशत हिस्सा या फिर कितना परसेंटेज स्टेट रिजर्व रिसीव करेगी, वो कौन सुझाव देता है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड देती है। I repeat, what is the function of the Finance Commission? For example, the union government is receiving 100 rupees as a tax. तो ये क्या हुआ, उसका एक तरह से रेवेन्यू हुआ विद द हेल्प ऑफ अ टैक्स। अब इस 100 रुपीज का कितना परसेंट शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो सुझाव कौन देता है, फाइनेंशियल कमीशन देती है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो ये चीज क्या हो गई आपके पास, वर्टिकल डिवॉल्यूशन। दैट मीन्स द शेयर ऑफ द स्टेट इन द डिविजिबल पोल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस। तो यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया, मान लो कि 100 रुपए का, तो ये सेंट्रल टैक्सेस है। अब इस 100 रुपए का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट जो हिस्सा है स्टेट गवर्नमेंट लेगी, वो क्या हो जाएगा, स्टेट का शेयर। इसको बोलते हैं डिविजिबल पूल। हु इज रिकमेंडिंग दिस, फाइनेंस कमीशन इन द एस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल डिवॉल्यूशन। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या बात करी थी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, मान लो सेंटर पे उन्होंने कलेक्ट किया 100 रुपीज का टैक्स। अब उसका फिर मान लो कि डिसाइड कर दिया आपने 41% जो टैक्स है हम किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। तो ये आ गया आपके पास द शेयर, हिस्सा आया है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसका 41% मैं स्टेट को हिस्सा दे रही हूँ। तो ये वर्टिकल डिवॉल्यूशन हो गया, लेकिन स्टेट तो मेरे पास 28 है, यूनियन टेरिटरीज भी है, तो कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, कौन से यूटी को कितना अमाउंट ऑफ पैसा या शेयर मिलेगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द स्टेट्स based on a formula that reflect their fiscal need, capacity, performance। फिर आता है ग्रांट्स इन एड।
ग्रांट एड आपका स्पेसिफिक होता है नेचर में कि पर्टिकुलर इस मुद्दे के लिए, इस प्रॉब्लम, इस इशू के लिए इस वाले स्टेट को मैं इतना पैसा दे रही हूँ। इसमें कोई जनरल फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। अब अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो अब हम आसानी से एडिटोरियल के अंदर जो कंसर्न्स बताए गए हैं या फिर जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं ये हम बहुत इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है 16 फाइनेंस कमीशन। अब आप बोलोगे 16 फाइनेंस कमीशन क्या है? हमने क्या बोला कि आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है हर 5 साल में क्या बनेगा, फाइनेंस कमीशन बनेगा। तो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है तो उसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, ये सेकंड फाइनेंस कमीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो उसी तरह से आज का जो एडिटोरियल है वो बोल रहा है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो भी स्टैब्लिश नहीं हुई है, इट इज गेट पेंडिंग। तो अब इसके कंटेक्स्ट में पहले की जो भी फाइनेंस कमीशन थी उनके आधार पे उनको ऑब्जर्व करके कुछ ऑब्जर्वेशन एडिटोरियल में बताए गए हैं और कुछ किन पॉइंट पे हम वर्क कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं वो बताया है। तो हमारी पिछली जो फाइनेंस कमीशन थी वो थी 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट दैट 16 जो फाइनेंस कमीशन है वो तो है अभी पेंडिंग, यानी कि उसका जो निर्माण है या तो उसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो अभी आपको यहाँ पे नहीं मिला है। तो अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये फाइनेंस कमीशन बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो लेके आए, बट इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, कैसे चैलेंजेस? ये फाइनेंस कमीशन उस दौरान बनाई गई थी जब पूरे वर्ल्ड में कोविड पेंडेमिक चल रहा था, जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कम से कम 90% तक पहुंच गया था। बहुत सारे जो स्टेट्स है वहां पे फिस्कल इम्बैलेंस भी देखने को मिला। अब अगेन आप बोल रहे होंगे कि रुको 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 रुको, 16वीं फाइनेंस कमीशन अभी नहीं बनी है, पेंडिंग है, समझ में आता है। 15 फाइनेंस कमीशन बहुत सारे चेंजेस लेके आई, समझ में आता है। चैलेंजेस का आपने कहा कोविड पेंडेमिक, हाँ जी बिल्कुल हुआ था, लोग मरे थे। जियो पॉलिटिकल टेंशन जी बिल्कुल हुआ था। मैडम ये क्या बोल दिया आपने, डेट जीडीपी रेशियो क्या होता है? ये जो आप बोल रहे हो कि स्टेट के जो फिस्कल इम्बैलेंसेस है वो क्या होता है, तो इसको समझते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसका क्या मतलब, ये है आपके पास डेट और ये है आपके पास जीडीपी। जीडीपी का क्या मतलब होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स आप अपनी कंट्री का गुड और सर्विसेज के थ्रू पूरा जो इनकम है वो कर रहे हो। देखो जीडीपी का डेफिनेशन सबको पता है, डेट टू जीडीपी रेशियो को हम समझते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द डेट टू जीडीपी रेशियो, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से इंडिकेटर है। इसका इंडिकेटर है कि किसी भी कंट्री के पास जो डेट है वो कितना है और वो कंट्री इस डेट को चुकाने के लिए कितना प्रोड्यूस कर रही है। यानी आपका कंट्री के पास जो डेट है, उधारी है, वो कितना है और उस डेट को चुकाने के लिए आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, जीडीपी से ही निकलेगा ना। तो ये हो जाएगा आपके पास डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर ये डेट टू जीडीपी रेशियो कम होता है, देखो इसको थोड़ा मैथमेटिकली अगर आपको समझना है तो मान लीजिए आपका डेट क्या है, 100 रुपया। ठीक है, और आपका जो जीडीपी है वो क्या है, 2%। तो यहाँ पे इंडिकेटर क्या शो कर रहा है, 50। अगर आपका डेट क्या है, 100 रुपया, अगर आपकी जीडीपी अगर बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 20 रुपया। ठीक है, फिर से मान लीजिए आपकी डेट क्या है, 100 रुपया, लेकिन जीडीपी कितनी है, 10%। तो ये क्या हो गया आपके पास, जीडीपी रेशियो कितना हो गया, 10%।
यानी कि अगर आपका जो डेट टू जीडीपी रेशियो कम होता है तो हम बोलते हैं कि ये एक हेल्दी इकोनॉमी है। हेल्दी इकोनॉमी क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। जीडीपी कैसे बढ़ रही है? प्रोडक्शन जो है आप कर रहे हो, गुड्स अच्छा खासा बेच पा रहे हो, सर्विसेज अच्छी खासी बेच पा रहे हो, कंट्री में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। ये क्लियर है? So when I talk about the debt to, again I'm explaining you, when I talk about the debt to the GDP ratio, so it is a indicator, आपको डिफाइन करना हो तो इट इज एन इंडिकेटर टू शो कि कंट्री के पास जो डेट है वो कितना डेट है, ठीक है, और डेट को चुकाने के लिए वो कंट्री कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, यानी कितनी उसकी जीडीपी है, आप उससे उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये रेशियो आपके पास लो होता है या फिर कम होता है, परसेंटेज कम होता है, दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज हेल्दी। लेकिन हम चैलेंजेस में क्या बोल रहे हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन थी उस वक्त हमारी कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, यानी कि 90% तक पहुंच गया था। मतलब आपका जो डेट है वो तो था ही, लेकिन जो जीडीपी है वो भी कम हो गई, आपका रेशियो जो है वो बढ़ गया, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ गया, तो इट इज अ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें एक जो चैलेंज है हमने बात किया डेट, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था, कम से कम 90% तक ये पहुंच गया। अब टेरिटोरियल के दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें बात कर रहा है टैक्स और सरचार्ज के बारे में। ओके, इट इज अबाउट द टैक्स एंड द सरचार्ज। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन उन्होंने बताया। सरकार जो आपका टैक्स लेती है, आप बहुत ही लीगल लैंग्वेज पर ऐसा मान लीजिए कि टैक्स, जो टैक्स का जो पैसा आता है, इसको सुनिएगा, जो टैक्स का जो पैसा आता है या फिर मैं रेवेन्यू बोल देती हूँ उसको, तो हमने क्या बोला कि अगर ये 100 रुपया मान लीजिए एग्जाम्पल सरकार यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है तो उसका कुछ हिस्सा स्टेट के पास भी जाएगा। ठीक है, मान लो मैं कहती हूँ कि इसका 50% जो हिस्सा है वो स्टेट के पास जाएगा, यानी कि 50 रुपया अब किसके पास गया? स्टेट के पास। तो बहुत बहुत ही अच्छे से फोकस से देखिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर यूनियन गवर्नमेंट है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट, कि वो टैक्स कलेक्ट करती है, इसके पास टैक्स आता है, मान लीजिए वो ₹100 का टैक्स आता है, तो उसका कुछ अमाउंट वो स्टेट को देते हैं। मान लीजिए ये अमाउंट जो है 50% फिक्स हो गया, तो स्टेट के पास अभी कितना रुपया आया? 50 रुपया आया। लेकिन इस एडिटोरियल में क्या बात हो रही है? सेस के बारे में और सरचार्ज के बारे में। ये दोनों एक तरह से टैक्स होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट लगाती है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, कि आप जो टैक्स दे रहे हो उसके ऊपर वो और टैक्स ले लेती है, और सरचार्ज कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए वो टैक्स ले रही होती है। लेकिन ये ड्रॉबैक क्या है? अगर टैक्स और सरचार्ज के थ्रू कोई पैसा आया है सरकार के पास, तो वो स्टेट के पास नहीं जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इफ a union government is receiving the amount from the tax या सरचार्ज वाला टैक्स, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में नहीं होता है। यानी कि अगर पहले 100 रुपया टैक्स से आ रहा था और अभी भी मान लीजिए 100 रुपया ही टैक्स से आ रहा है, लेकिन इस 100 रुपये में 20 रुपया यूनियन गवर्नमेंट क्या ले रही है? टैक्स से ले रही है या फिर सरचार्ज से ले रही है। तो ये 20 रुपया तो आप क्या कर दो, 100 रुपए से घटा दो, यानी 80 रुपया बचता है। क्यों घटाया? क्योंकि सेस और सरचार्ज स्टेट के पास जाएगा नहीं, शेयर नहीं होता है। तो अब इस 80 रुपये का 50% स्टेट के पास जाएगा, यानी कि 40 रुपया। प्रॉब्लम आ गई। पहले स्टेट के पास 50 रुपया जाता था और अब कितना जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया जा रहा है। इसीलिए इस एडिटोरियल में बोल रहा है कि जो सेस या फिर सरचार्ज है उस पर स्क्रूटनी होनी चाहिए, या तो उसका टाइम जो लिमिट है वो फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि इससे स्टेट जो है वो सफर
कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो एडिटोरियल की लैंग्वेज पे आते हैं। दैट 14 फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करता है, सबसे पहले सेंटर से कितना अमाउंट ऑफ शेयर स्टेट के पास जाना चाहिए वो था 32%। इस 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको बढ़ाकर 42% कर दिया। हालांकि ये 42% बाद में रिवाइज हो गया था और ये 41% पे पहुंच गया। ठीक है, वाई? बिकॉज जो आपके पास यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट को हटा के जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख थे वो पूरी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ इसको रिवाइज किया और ये जो है 41% जो है वो हो गया। तो यहाँ पे सेंटर पहले 32% हिस्सा दे रही थी स्टेट को, अब वो दे रही है 41%। तो इस टाइम पे सेंटर ने मैनेज कर लिया था कि हाँ चलो 41% जो है हम दे देंगे। कैसे मैनेज हो गया था, क्योंकि ये वही टाइम था जब प्लानिंग कमीशन क्या हो गई, एबॉलिश हो गई थी। तो प्लानिंग कमीशन को जो ग्रांट जाते थे, प्लानिंग कमीशन को जो पैसा जाता था, जो फंड जाता था, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया और स्टेट को दे दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग चांस नहीं दिखता कि वो कोई ऐसा रिकमेंडेशन करेगी कि ये 41% को बढ़ा के और ज्यादा कर दिया जाए, कि शेयर जो मिलना चाहिए स्टेट को वो और ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये है। फिर यहाँ पे दूसरी चीज बात करी गई है अबाउट द शेयर ऑफ द स्टेट इन सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। इसमें भी यही बोल रहे हैं कि जब 2015-16 से लेके 2019-20 का जो टाइम था उसमें 35% था, जो कि अभी के कंपेयर में अगर हम बात करें 2020-21 से लेके 2023-24, यहाँ पे 31% है, जो कि इसके कंपेयर में बहुत कम है ना। तो इस सब पे एक तरह से फिर से रिवीजन होना चाहिए, ये सब यहाँ पे बारे में बात हुई। अब यहाँ पे जो इश्यूज है वो क्या है, इश्यूज को आप प्लीज समझिएगा। इशू क्या कह रहा है कि अगर फाइनेंस कमीशन बोलती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ये जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उसका हिस्सा स्टेट को कितना जाना चाहिए, ये जो रिकमेंडेशन दे रहा है, ठीक है, ये जो कितना परसेंट शेयर मिलना चाहिए, इसका जो रिकमेंडेशन होता है वो किस आधार पर होता है, on what basis? Okay, I'm giving you 1 minute. Meanwhile, मैं पानी भी पी सकती हूँ. Just think and write down in the comment section कि कौन कौन से important factors हो सकते हैं जिसकी वजह से यूनियन गवर्नमेंट का कितना शेयर स्टेट के पास जाना चाहिए ये डिसाइड हो। Okay, so coming back to the topic, there are 4 to 5 indicators जिनको हम कंसिडर करते हैं शेयर डिसाइड करने। सबसे पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है पर कैपिटा इनकम, थर्ड है एरिया, फोर्थ है डेमोग्राफिक डिविडेंड और फिफ्थ है इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम।
तो इन सब फैक्टर्स में देखो, एक हम फोकस करते हैं पॉपुलेशन पे और एक फोकस करते हैं पर कैपिटा। पॉपुलेशन पे पहले ज्यादा फोकस होता था, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। मान लो कि जो आपकी सदर्न स्टेट्स है, वो स्टेट जो है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। उनका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है वो बेटर एज कम्पेयर टू द स्टेट लाइक यूपी, राजस्थान, राइट। तो ये तो सफर करेंगे कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं और उस अच्छा काम करने की वजह से हमको आपको जो शेयर है वो कम मिल रहा है। तो आज की डेट में जो फोकस है सबसे ज्यादा वेटेज जिस इंडिकेटर का है वो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब जो टोटल जीडीपी है उसको आप एवरेज में जब निकालते तो एक इंसान का एवरेज इनकम यहाँ से निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी स्टेट है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट है उसमें टॉप 3 स्टेट को हम ले लेते हैं। मान लो कि सबसे ज्यादा इनकम जो है आज की वो है महाराष्ट्र वाले स्टेट, फिर हम मान लेते हैं कर्नाटक की, और एक हम मान लेते हैं केरल की। ये 3 स्टेट है जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज्यादा है। अब इन तीनों के पर कैपिटा इनकम का एवरेज निकाला जाता है। मान लो इसका जो एवरेज है वो आता है 500। अब ये 500 जो है इसको बेंचमार्क बना दिया जाता है, यानी कि ये एक लैंडमार्क बोल सकते हो या फिर लिमिट बोल सकते हो कि अब हम इसी से सबको कंपेयर करेंगे कि राजस्थान जो है अगर उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो 200 आ रहा है तो ये कितना पीछे है, उसको टारगेट 500 से कंपेयर करेंगे कि अभी 300 पीछे है। मान लो एमपी है, वहां पे 300 पर कैपिटा इनकम है तो अभी 200 डिजिट पीछे है। तो इस तरह से बेंचमार्क बना दिया जाता है यहाँ पे। तो जो रिच वाली जो स्टेट है वो बोल रहे हैं कि यार इस तरह से तो जो पर स्टेट है उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एडिटोरियल राइटर कहना चाह रहा है हाँ, जो पुअर स्टेट है उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन नहीं, मैं बोलूँ कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब जो वो होता है वो यूथ जो कि वर्किंग एज में है। कैसे, जो बूढ़े लोग होते हैं यानी कि 45 से अबव वाले लोग हैं, ऑब्वियसली वो काम जो है अर्निंग वाला काम वो नहीं कर पाते हैं, उनका जो कैपेसिटी है वो नहीं होता है। और आप टीनेजर 18 साल से छोटे बच्चे भी काम नहीं कर पाते क्योंकि वो अभी नेव होते हैं। यानी कि जो मिडिल वाले एज होते हैं, जो यंग यूथ वाली एज है जो वर्क कर सकती है, इनका जो परसेंटेज है वो लो पुअर जो स्टेट है उसमें ज्यादा है। तो यानी ये राइटर कह रहा है कि हमको इस पे फोकस करना चाहिए, इनकी एजुकेशन पे खर्चा देना चाहिए, इनकी हेल्थ पे खर्चा देना चाहिए, इनकी अवेयरनेस पे खर्चा देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाके ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बने, ये हमारी कंट्री को जो है इनकम खरीद के ला के दे। तो दिस इज व्हाट यहाँ पे जो राइटर है वो यहाँ पे बोलना चाह रहा है इसके बारे में, ठीक है। अब रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं, तो रिकमेंडेशन में क्या बोला गया है, दैट द डेट जीडीपी रेशियो फॉर द कंबाइंड अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड पीक्ड इन 89। देखो ये कह रहा है कि 2020 और 21 का जो टाइम था उसमें हमारा डेट और जो जीडीपी का जो रेशियो था वो बहुत ही ज्यादा हो गया, 89.8%। यानी ये पुअर कंडीशन शो कर रहा है हमारी इकोनॉमी का। और इससे जो सेंटर का जो डेट जीडीपी रेशियो है एक्सक्लूडिंग एनी ऑन द लैंडिंग टू द स्टेट वो 58 था और स्टेट का 31 था। तो इसका अगर परसेंटेज निकालें कि सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो 58.7% और स्टेट का 31, तो ज्यादा हाल बुरे किसके हैं, सेंटर के बुरे। So while these numbers have begun coming down, these are still considerably above the corresponding fiscal responsibility in budget management norms of 40% and 20%. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हालांकि नंबर कम हो रहे हैं, हालांकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर हो रही है, थोड़ी इंप्रूव कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी ये नंबर बहुत ही ज्यादा पुअर है जो FRBM नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहां पे 40% और 20% एक एवरेज नंबर मान के चलते ना। 2020-21 में अगर सेंटर की फिस्कल जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा पहुंच गए थे 9.2% ऑफ जीडीपी और स्टेट के 4.1। अब बात करते हैं 12th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला कि हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए ऑफ 28% कंसिस्टेंट विद द अंडरलाइन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 12%। तो ये रिकमेंडेशन जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका जो फोकस होना चाहिए
वो ये होना चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, वो अगर कम है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर ज्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सेस और सरचार्ज क्या होता है, सेस कितना लिया जाता है अभी आज की कंट्री में, सेस और सरचार्ज ज्यादा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, कम है तो उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। फाइनेंस कमीशन को क्या के जो रिकमेंडेशन है क्या वो बाइंडिंग बना देनी चाहिए क्या नहीं बना देनी चाहिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। So I hope this first topic is absolutely clear. Now coming to the ED's chief content. देखो ये जो टॉपिक हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि जो ईडी की जो चीफ है उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है, फिर भी गवर्नमेंट जो है उनके टेन्योर को एक्सटेंड करती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल बताया कि ये गलत है। बट अब ये न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस टेन्योर को 15 सितंबर तक आगे कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी है। और इस एडिटोरियल से राइटर ये बोलना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना के अपनी खुद की ही अथॉरिटी पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपनी खुद की ही रेपुटेशन पे कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है। दैट दे ऑर्डर अलाउइंग द संजय कुमार मिश्रा, head of the enforcement directorate, to continue till September 15 at the center request needlessly accommodation। तो अब यहाँ पे ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है शो ऑफ करने के लिए रीजन, जबकि रियलिटी में वो आपके पास जो रीजन है वो होता नहीं है, ठीक है। तो राइटर कह रहे थे बहुत ही ऑस्टेंसिबल रीजन है जो सरकार ने दिया है। सरकार क्या कहती है कि आज के टाइम पे इनको रिमूव करना हमारे लिए घातक हो सकता है क्योंकि ये इंसान, ये जो पोस्ट पे जो अब इंसान बैठा है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है FATF, जो कि टेररिज्म के साथ डील करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील करता है, इससे डील करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। तो हम इनको अभी नहीं निकाल सकते और ये जो मल्टीलेटरल बॉडी बनेगी म्यूचुअल एलिगेशन से, ये कम से कम जून 2024 तक चलने वाली है, ठीक है। तो सरकार ने परमिशन मांगी है 15 अक्टूबर तक आप उनको सर्विस पे रहने दीजिए। अब राइटर की जो पर्सपेक्टिव अपना बता रहा है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो एजेंसी है ईडी, जो कि लॉ एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करती है, तो ईडी may have a key role in preparing the country's presentation, but it is difficult to believe that the process depends on one individual। अब राइटर क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यस मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट काम होना चाहिए और ईडी का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यस वी अग्री ऑन दैट। बट आप कह रहे हो कि मिश्रा जी को आप नहीं रिमूव कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज है कि आपका पूरा काम सिर्फ 1% पे डिपेंड है और अगर है तो फिर सबसे बड़ा फेलियर है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पर्सन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मिस्टर मिश्रा जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्किल रखते हैं, कुछ ओपिनियन दे रहे हैं या कुछ स्ट्रैटेजी का बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं या कुछ ओपिनियन दे रहे हैं, तो एज अ पर्सन आप उनसे हेल्प ले सकते हो, लेकिन जो ईडी का जो पोस्ट है वो तो आपको सक्सेसर को देना ही पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द राइटर इज पॉइंटिंग आउट कि किस तरह से हमारी जो कंट्री है उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट के विशेष के अकॉर्डिंग चल रही है, जबकि उनको एक तरह से अनबायस्ड वे में काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी थर्ड टॉपिक आज का जो कि लास्ट टॉपिक है अबाउट द क्लाइमेट चेंज। When we talk about the climate change, इस टॉपिक के अंदर मोस्टली बोला गया कि जुलाई जो है ये पिछले बहुत कम से कम 12,000 सालों के डेटा, 12,000 ईयर्स जो है उसका डेटा कंपेयर करें तो उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मंथ जो है वो जुलाई। तो अब हमारा आज का डिस्कशन जो है क्लाइमेट चेंज पे होगा, ना कि छोटी मोटी जो चीजें वो मेंशन करना चाहते हैं। देखो सबसे पहले आप समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज होता क्या है। The periodic modification of the Earth's climate
brought about due to the changes in the atmosphere as well as the interaction between the atmosphere and various other geopolitical, geological, chemical, biological factors within the earth surface. देखो उसको समझो, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ में बहुत सारी लेयर्स होती है। यहाँ पे आपके पास ट्रोपोस्फियर है, फिर आपके पास स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है, फिर आपके पास क्या होंगी, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एग्जॉस्फियर है, तो बहुत सारी लेयर्स होती है। तो मोस्टली जो फिनोमिना एक्टिविटीज होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, यानी कि जो वाटर है या फिर जो वाटर वेपर है, क्लाउड बन रहे हैं, इन सब से होती है। और ये जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है उसकी वजह से एक एवरेज ड्यूरेशन तय हो जाता है कि मान लो कि जून जुलाई अगस्त में बारिश होती है, और फिर सितंबर के बाद विंटर आता है, फिर आपके पास मई में गर्मी होती है, तो एक तरह से मौसम जो है वो तय हो जाता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, इंटरैक्शन जो है वो चेंज होते हैं, तो ये जो पीरियोडिक मॉडिफिकेशन है वो होने लग जाते हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज असल में हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका एविडेंस क्या है? और जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज। मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट जैसा चेंज जैसा कोई इम्पैक्ट हो रहा है, कोई इफेक्ट हो रहा है। बट अगर आप एविडेंस के बारे में बात करोगे तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, वार्मिंग ओशन है, तो देखो इनको एक एक पॉइंट पर ना समझा के मैं कॉन्सेप्ट क्या आपको समझाती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, ओके, तो व्हेन आई से ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो सन इज द अल्टीमेट, बहुत ब्रीफ में हम इसको समझेंगे, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ, ठीक है, दिस इज अबाउट अर्थ। और यहाँ पे अर्थ के पास जब सनरेज आती है उसको बहुत सारी बैरियर्स होते हैं, जैसे हमने बात की ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, बहुत सारी लेयर्स होती है, और इन लेयर्स में कुछ गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती है। ये गैसेस क्या करती हैं, इनको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, और स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर भी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है सनरेज। तो जब ये सनरेज यहाँ पे आ रही होती है, कुछ सनरेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, और बहुत ही कम रेज जो है अर्थ पे पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो वार्म रहती है, ठीक है। तो जब ये हम बोल रहे हैं कि दैट ड्यू टू the these gases absorb the certain amount of sunlight coming from the earth, तो हमारी जो अर्थ है वो यहाँ पे वार्म है। लेकिन जब ये गैसेस का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी ज्यादा हीट ट्रैपिंग हो रही है, तो अर्थ वार्म से बहुत ही ज्यादा गर्म, एक्सट्रीम लेवल पे हॉट हो रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। उसको बोलते हैं ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग, जिसकी वजह से ओशन भी क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, ज्यादा बारिश आ रही है, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट चेंज, हम सिर्फ हेडिंग पे फोकस करेंगे। I want to read all of you with respect to this, like greenhouse gases है, anthropogenic factors, atmospheric aerosols है, shift in the land use patterns, ठीक है। So I hope this is absolutely clear to all of you. Now coming to the main question, जो कि climate change जो है उसी से related है आपके पास। So you have to write a question with respect to the climate change phenomena that critically analyze the factors responsible for climate change. Is it okay to blame always anthropogenic factors for climate change? 250 words, 15 marks. Okay, so this is it for today. Thank you so much. Please subscribe our channel, like and share.